हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कृषि इंजीनियरिंग कोर्स, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा है। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का ये सीरीज चल रहा है। तो सॉइल इरोजन के पहले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था कि सॉइल इरोजन होता क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन से कारण होते हैं और टाइप्स हमने देखा था। इस वाली वीडियो में जो पार्ट 2 है, इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंट्स, सॉइल इरोजन एजेंट्स। उसके बाद रिजल्ट ऑफ इरोजन। देन इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि इफेक्ट ऑफ इरोजन क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सॉइल इरोजन के अंडर में वो आता है इरोजिविटी। इरोजिविटी इरोजिविटी एंड यहाँ पे देखते हैं क्या सेकंड जो है वो है आपका इरोडिबिलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आप एग्जाम अगर दिलाते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इसमें आपका एमसीक्यू बनता है। ये सेकंड पार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फिलहाल अभी इतने टॉपिक हम इस आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम देखते हैं क्या, दो फैक्टर यहाँ पे होते हैं। एक होता है फिजियोग्राफिक फैक्टर और सेकंड होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर में आप देखते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, सॉइल, वेजिटेशन। इसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, एनर्जी फैक्टर्स देखते हैं, रेजिस्टेंस फैक्टर्स देखते हैं और प्रोटेक्शन फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे नीचे में जो लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ रेनफॉल, रन ऑफ एंड विंड टू कॉज इरोजन। दिस एबिलिटी इज टर्म्ड एज इरोजिविटी। मतलब रेनफॉल, रन ऑफ और विंड के कारण जो इरोजन होता है उसको बोलते हैं इरोजिविटी। दे आर आल्सो कॉल्ड इरोडिबिलिटी फैक्टर्स विच डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो जब ये इरोजन किस पर डिपेंड करता है, आपका मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है। सॉइल पे जब डिपेंड करेगा तब क्या कहलाएगा, ये इरोडिबिलिटी। This primarily focuses on the factors related to plant cover. Plant cover protects the soil from erosion by intercepting the rainfall and reducing the velocity of runoff and wind. मतलब क्या है, जैसे ये कोई प्लांट या बोल सकते हैं यहाँ पे एक ट्री है, जब यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है तो इसके लीफ में या फिर इस स्टेम में क्या हो जाता है, वाटर ट्रैप हो जाता है। वाटर क्या हो गया, ट्रैप हो गया, बारिश का पानी रुक गया। तो ये जो बारिश का पानी रुक जाता है और जमीन में आए बिना, मतलब अर्थ सरफेस में ये टच भी नहीं करता और वापस क्या हो जाता है, ये
इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो इंटरसेप्शन और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है इसके सरफेस से हो रहा है वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्शन कहलाता है। ये जो इंटरसेप्टिंग जो वर्ड दिख रहा है यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये इंटरसेप्शन। और इसी को क्या बोला गया है, इंटरसेप्शन लॉस बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सॉइल इरोजन एजेंट की बात करते हैं। एजेंट क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। एजेंट्स हमें क्या क्या दिख रहे हैं, तो एजेंट जो दिख रहे हैं वो क्या है सॉइल इरोजन एजेंट में, एक तो विंड दिख रहा है, वाटर और ग्रेविटी। तो विंड कॉजेज बाय विंड वेलोसिटी, ये पहला एजेंट है। हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ एजेंट का तो बेसिकली हम दो एजेंट को इस टॉपिक में लेके चलते हैं, विंड एंड वाटर को। वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्म्स होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे रेनफॉल हो गया, स्प्लैश इरोजन होता है इसके कारण, फिर रन ऑफ होता है, फिर रिजर्वायर ओशियन causes soil erosion on reservoir banks and coastal regions। समुद्री किनारे और रिजर्वायर का जो किनारा होता है, जो जलाशय के किनारे होते हैं, वहाँ पे जो इरोजन इनके कारण होता है। रन ऑफ क्या होता है, एक होता है सरफेस रन ऑफ, सेकंड क्या होता है सब सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ के कारण कौन कौन से होते हैं, तो शीट इरोजन और रील इरोजन होता है या इंटर रील इरोजन होता है। फिर इसी को क्या बोला जाता है, रील इरोजन। यहाँ पे याद रखना कि ये जो शीट इरोजन होता है उसी को इंटर रील इरोजन बोलते हैं। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि कॉजेज ऑफ इंटर रील इरोजन इज, तो इंटर रील इरोजन इज जब पूछते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कि शीट इरोजन को ही इंटर रील इरोजन बोला जाता है। तो ये किसके कारण होता है, वो होता है सरफेस रन ऑफ के कारण। फिर आता है रील इरोजन, उसके बाद आता है गली इरोजन, फिर स्ट्रीम बैंक इरोजन। उसी तरह क्या आता है, आप क्या देखते हैं सब सरफेस रन ऑफ में, यहाँ पे पाइप इरोजन आता है। ये सब सरफेस है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा। तो इसके अंदर से वाटर जो बह के जा रहा है उसके कारण सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं और एक होल बना लेते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका पाइप इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी, मास सॉइल मूवमेंट इन दी फॉर्म ऑफ। तो ग्रेविटी के कारण कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड हमको देखने को मिलता है। जैसे हम हिली एरिया में जाते हैं, जैसे आप शिमला जाएंगे, या फिर कई बार आप देखते हैं कि जो केदारनाथ या अमरनाथ की यात्रा लैंडस्लाइड के कारण क्या हो गई, रुक गई। या जम्मू कश्मीर जाने वाले जो नेशनल हाईवे है वो लैंडस्लाइड के कारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये जो लैंडस्लाइड है जिसको भूस्खलन बोलते हैं वो ग्रेविटी के कारण होता है। लैंडफॉल होता है इसी का। फिर डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब है सीधा का सीधा यहाँ पे सेडिमेंटेशन से, सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्रीप आता है। तो ये चार जो है वो क्या है, ग्रेविटी पर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ओवरऑल पूरे के पूरे सॉइल इरोजन के जो एजेंट्स हैं कितने सारे हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। सॉइल इरोजन इज रिजल्ट्स ऑफ, सॉइल इरोजन जब होता है तो उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं, किसके कारण हो रहा है। बेसिकली ये इस पे रिजल्ट में क्या आ रहा है, हम देखते क्या है, इरोजिविटी, इरोडिबिलिटी, डिटैचेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेबिलिटी। इनके कारण ही क्या हो रहा है, आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन अकर हो रहा है। अब कैसे हो रहा है उसको आगे थोड़ा सा समझते हैं। इरोजिविटी क्या होता है, मैंने बताया था इरोजिविटी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। Erosivity, it is the practical ability of rainfall to cause erosion। याद रखना, rainfall to cause erosion, ये क्या है आपका इरोजिविटी। यह कटाव पैदा करने के लिए वर्षा की व्यवहारिक क्षमता है।
physical characters of reference are intensity, amount, distribution of rainfall and size of raindrop. ये जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिख रहे हैं, यही एक कारण है कि इसके आपके इरोजन के भौतिक लक्षण, तीव्रता, मात्रा, वर्षा का विवरण और वर्षा की बूंदों का आकार है। ये पूरा का पूरा जो इसको रिलेट कर रहा है इरोसिविटी को, तो रेनफॉल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं उसके कारण ही क्या होता है, इरोजन होता है। इरोडिबिलिटी क्या होता है, तो इरोडिबिलिटी इट इज द वॉल्यूमेट्रिबिलिटी और सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ द सॉइल टू गेट इरोडेड। तो यह मिट्टी के अपरदन की भेद्यता या संवेदनशीलता है। इसको आगे समझते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स। मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जितने भी सॉइल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या फिर उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें होंगी, वो इरोडिबिलिटी के अंडर में आता है। और इसी के कारण सॉइल के इन प्रॉपर्टीज के कारण जो इरोजन होता है उसी को इरोडिबिलिटी बोला जाता है। यह मिट्टी की भौतिक विशेषताओं और प्रबंधन पर निर्भर करता है। इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम इरोसिविटी और इरोडिबिलिटी को और आगे अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल इसका ये इंट्रोडक्शन है। आगे देखते हैं डिटैचेबिलिटी। डिटैचेबिलिटी नाम से स्पष्ट दिख रहा है आपको। डिटैचेबिलिटी it refers to the case where the soil particles are loosened by the action of wind or water। मतलब क्या होना, डिटैच होना, डिटैचमेंट ऑफ सॉइल, इसी को क्या बोला गया, डिटैचेबिलिटी बोला गया। ट्रांसपोर्टेबिलिटी इट रिफर्स टू वेयर द डिटैचेबल सॉइल पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड। मतलब वन प्लेस, दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर प्लेस सॉइल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, सॉइल ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे सॉइल ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, इसी को क्या बोला गया, ट्रांसपोर्टेबिलिटी बोला गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये है आपके फैक्टर अफेक्टिंग। यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है आपके सॉइल इरोजन का। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। वहां पे देखे थे हमने प्रेसिपिटेशन, तो ये प्रेसिपिटेशन के अंदर में आता है कि अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मोस्ट फोर्सफुल फैक्टर कॉजिंग इरोजन थ्रू स्प्लैश एंड एक्सेसिव रन ऑफ। ठीक है, छींटे और अत्यधिक अपवाह के माध्यम से कटाव पैदा करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक है। ये क्या है, मोस्ट फोर्सफुल फैक्टर है जो क्या करता है, आपके इरोजन क्रिएट करता है। रन ऑफ, आरओ का मतलब यहाँ पे रन ऑफ से है। रन ऑफ कॉजेस इरोजन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल। ये जितने भी आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं या प्रॉपर्टीज दिख रही हैं किसके, इस रेनफॉल के, इनके कारण ही, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है क्या, आपका सॉइल इरोजन। रन ऑफ कटाव का कारण वर्षा की तीव्रता, अवधि, मात्रा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, टोपोग्राफी। स्पीड एंड द एक्सटेंट ऑफ रन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द लैंड
कोई भी सरफेस का या कोई भी किसी भी सरफेस में जो वाटर की गति है, उसकी स्पीड है और उसका विस्तार है, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंशन जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा? तो यहाँ पे स्लोप पे। अगर ये क्या हो, स्टीप स्लोप हो, तो इस स्टीप स्लोप में सबसे ज़्यादा क्या होगा? रन ऑफ होगा। इसके बाद किस में होगा? मॉडरेट में होगा। उसके बाद क्या होता है? जेंटल में होता है। तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं, अफवाह की गति और विस्तार भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे इसको। हमेशा एमसीक्यू में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 4 टाइम इंक्रीजेज इन स्लोप डबल द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। ढाल में 4 गुना वृद्धि बहते हुए जल के वेग को दोगुना कर देती है। मतलब अगर हमारा एक कोई स्लोप है, उस स्लोप को हम क्या करें? 4 गुना बढ़ा दें। 4 टाइम्स हम यहाँ पे क्या करते हैं? 4 टाइम्स हम इंक्रीज करते हैं। तो इसमें से जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो 2 टाइम्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखते हैं? डबल वेलोसिटी कैन इंक्रीजेज द इरोसिव पावर 4 टाइम्स एंड द कैरिंग कैपेसिटी बाय 32 टाइम्स। दुगुना वेग अपरदन शक्ति को 4 गुना और वहन क्षमता को 32 गुना बढ़ा देता है। जब वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं? डबल जैसे ही करते हैं, ये इरोसिव पावर को, इरोजन करने की क्षमता को 4 गुना तक बढ़ा देता है, 4 गुना बढ़ा देता है। एंड कैरिंग कैपेसिटी, जो इसकी कैपेसिटी होती है, वहन क्षमता, उसको 32 टाइम्स ये क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इरोडिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर। पिछले स्लाइड में हमने देखा। देयर इज लेस इरोजन इन सैंडी सॉइल ड्यू टू हाई परमेबिलिटी। मैंने कॉजेस ऑफ इरोजन में मैंने बताया था कि जो सॉइल प्रॉपर्टी होती है वो इरोजन पे क्या, इरोजन को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सरफेस ऑफ सॉइल है, ये सॉइल का सरफेस है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे रेनफॉल आता है तो रन ऑफ होने लगता है। तो इंटेंसिटी क्या हो? इंटेंसिटी अगर यहाँ पे हाई हो और जो इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या हो? कम हो। इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने का मतलब क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाए? कम हो जाए। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाए? कम हो जाए। तब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमको ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन देखने को मिलता है। बट यहाँ पे हमको, मैंने बताया था, एक क्ले सॉइल होता है, एक क्ले सॉइल होता है और एक सैंडी सॉइल का मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि सैंडी सॉइल में कम इरोजन होता है एज कंपेयर टू क्ले। ठीक है, इसमें कम होगा, इसमें अधिक होगा क्ले में। ठीक है, अब देखते क्या है। तो एस ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द इरोडिबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? डिक्रीज करता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है। फाइन टेक्सचर एंड एल्कालाइन सॉइल्स आर मोर इरोडिबल। याद रखना, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि फाइन टेक्सचर एंड एल्कालाइन सॉइल क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इरोडिबल होता है। ये भी आपका
एमसीक्यू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्ले पार्टिकल आर मोर डिफिकल्ट टू डिटैच। हमको पता है कि क्ले पार्टिकल को हम डिटैच बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बट आर इजिली ट्रांसपोर्टेड ऑन अ लेवल लैंड एंड मच मोर रैपिडली ऑन स्लोप्स। ठीक है, तो लेवल लैंड में ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है एंड मच मोर रैपिडली ऑन स्लोप, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप में भी ये क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि क्ले सॉइल में क्या होता है, इरोजन ज़्यादा होता है। हिंदी में देखें तो मिट्टी के कणों को रेत की तुलना में अलग करना अधिक कठिन होता है। मिट्टी के कणों को रेत की तुलना में, यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिट्टी की तुलना में मिट्टी के कणों को रेत की तुलना में अलग करना अधिक कठिन होता है, लेकिन आसानी से समतल भूमि पर और ढलानों पर बहुत तेजी से ले जाया जा सकता है, क्या ले जाया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ग्राउंड कवर एंड इट्स नेचर एंड एक्सटेंट। द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन रिटार्ड्स इरोजन as it intercepts and the erosive beating action of falling raindrops retard amount and velocity of surface runoff। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो वेजिटेशन का प्रेजेंस, वेजिटेशन अगर किसी फील्ड में है, यहाँ पे अगर क्या ये सरफेस है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये प्लांट दिख रहा है, ये प्लांट दिख रहा है, यहाँ पे ग्रासेस लगे हुए हैं इस पूरे फील्ड में। तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है कि इसके जो लीव्स हैं या स्टेम्स हैं, इसमें क्या हो जाता है, जो रेनफॉल है, रेनफॉल के कुछ पार्ट्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं। इंटरसेप्ट पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, इंटरसेप्ट हो जाता है, जो प्रोसेस पूरा कहलाता है इंटरसेप्शन कहलाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो बीटिंग एक्शन है किसका, रेन ड्रॉप का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब कम हो गया तो ये सॉइल को क्या नहीं कर पाएगा, डिटैच नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आपका सॉइल लूज नहीं होगा और यहाँ से रन ऑफ तो क्रिएट होगा ही नहीं, प्लस होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा, और यहाँ से जो इरोजन है वो क्या हो जाता है, इरोजन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है, लेस होने लगता है। परमिट्स मोर वाटर फ्लो इनटू द सॉइल एंड क्रिएट्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी इन सॉइल। मिट्टी में अधिक जल प्रवाह की अनुमति देता है। क्या आपका ये पूरा का पूरा क्या जो प्लांट कवर है या वेजिटेटिव कवर है, और मिट्टी में अधिक भंडारण क्षमता बढ़ाता है। भंडारण क्षमता बढ़ाता है मतलब आपका मॉइस्चर कंटेंट को, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण भी क्या होता है, आपका इरोजन होता है। जैसे इरोजन इज मोर इफ स्लोप इज मोर, हमेशा याद रखना, इरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके स्लोप के। अगर स्लोप बढ़ेगा तो इरोजन भी बढ़ेगा। इफ कल्टीवेशन इज डन अलोंग द स्लोप, अगर हम क्या कर रहे हैं, इधर स्लोप है, इस डायरेक्शन में अगर स्लोप है और हम इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, इस पोर्शन में अगर हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, जबकि स्लोप हमारा क्या है, इसी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है आपका इरोजन, मोर इरोजन। ठीक है, इरोजन हाई हो जाएगा। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में हम देखते हैं क्या, अगर इसके अक्रॉस द स्लोप हम क्या करें, जैसे कंटूर फार्मिंग करते हैं, मैंने बताया था आपको कंटूर फार्मिंग क्या होता है, कि यहाँ से जब देखते हैं कंटूर लाइन जब हम
किसी भी स्लोपी एरिया में या हिली एरिया में बनाते हैं तो एक दूसरे को ये नहीं काटने वाले जो लाइन होते हैं उनको क्या बोला जाता है आपका, सेम इलेवेशन पॉइंट वाला जो लाइन होता है उसको कंटूर लाइन बोलते हैं। तो इसी कंटूरिंग लाइन में हम जब वन बना के खेती करने लगते हैं उसको कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। तो जब कंटूर फार्मिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस कंटूर फार्मिंग के कारण ही अक्रॉस द स्लोप के क्या करते हैं, अगेंस्ट में हम जब इसको कंटूर फार्मिंग करने लगते हैं, कल्टीवेशन करने लगते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो इससे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे समझना कि जो ये वाला पोर्शन है, हेंस द कल्टीवेशन इज टू बी डन अक्रॉस द स्लोप टू इंटरसेप्ट द फ्लो एंड टू रिड्यूस द इरोजन। इसका कारण ये है कि ये इंटरसेप्ट कर लेता है फ्लो को और रिड्यूस कर देता है इरोजन। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे अलोंग द कंटूर कल्टीवेशन किया जाता है, लेकिन अलोंग द स्लोप नहीं किया जाता। एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सॉइल इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो कल्टीवेशन करना है वो अलोंग द कंटूर्स करते हैं या फिर अलोंग द स्लोप करते हैं या अक्रॉस द स्लोप करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। थर्ड टॉपिक हमारा है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। तो इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन में क्या दिखता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव और फर्टाइल सॉइल। हमको पता है कि इरोजन कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं है, लेकिन किस वे में है, जब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में हो, बैलेंस कंडीशन में हो तब ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं हो रहा है तो क्या करता है ये, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल और फर्टाइल सॉइल। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्टिव सॉइल है उसको ये नष्ट कर देता है। डिपोजिशन ऑफ कोरस मटेरियल इन लो लेइंग एरिया, जो हमारा निचला एरिया है जहाँ पे स्लोप बहुत कम है वहाँ पे ये क्या करता है, कोरस मटेरियल को क्या करता है, जमा कर देता है। कोरस मटेरियल मतलब जैसे कंकड़ पत्थर वाले जितने भी मटेरियल्स आते हैं उनको ये क्या करते हैं, जमा करते हैं। सिल्टिंग ऑफ टैंक्स, जितने भी तालाब हैं, टैंक्स हैं या जलाशय हैं वहाँ पे क्या करता है, सिल्ट क्रिएट करता है। सिल्ट मतलब समझ लें आप सेडिमेंट, सेडिमेंट को क्या करता है ये वहाँ पे डिपोज कर देता है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, और ये जो सॉइल इरोजन है इसके कारण क्या होता है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल, इसमें द टॉप 18 सेंटीमीटर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है। 18 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए कितना सेंटीमीटर सॉइल रिक्वायर्ड है, जो फर्टाइल सॉइल, तो 18 सेंटीमीटर। If the top soil is washed away by erosion, the water holding capacity of the soil is decreased and productivity goes down. तो अगर ये कोई लैंड है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका टॉप सॉइल, ये वाला जो टॉप सॉइल है ये पूरा का पूरा टॉप सॉइल है, ये क्या हो जाए, इरोड हो जाए, ठीक है, वॉश हो जाए। तो वॉश होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड प्रोडक्टिविटी गोज डाउन, और जिसके कारण क्या होगा, आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा या प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके इफेक्ट हैं जो डायरेक्ट हमको क्या दिखते हैं, सॉइल इरोजन के कारण दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं
Deposition of porous material in low-lying areas. Low-lying areas are exposed to the danger of deposition of porous material, which are washed from higher hilly areas. This makes the soil less productive. क्या देखते हैं, अगर ये आपका हिली एरिया है तो यहाँ से जो पानी बह के हमारा लो लेइंग एरिया मतलब प्लेन एरिया में जो जाके यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, या फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है आगे, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये वाटर को क्या करने लगता है, सॉरी पोरस मटेरियल को क्या करने लगता है, यहाँ पे ये डिपोज करने लगता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जोन, ये जो पूरा एरिया है, ये फील्ड है, ये क्या हो जाता है आपका लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। यहाँ पे जो पैदावार है या उत्पादकता इसकी कम हो जाती है। निचले इलाकों में मोटे कणों के जमाव का खतरा होता है जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों से धोए जाते हैं। इससे मिट्टी कम उत्पादक हो जाती है। ये इसका हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। सिल्टिंग ऑफ टैंक्स। Tanks get filled every year during monsoon season by water from catchment areas। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया से क्या होता है, जितना पानी क्या होता है, वाटर आपका क्या हो, फ्लो होके तालाब, रिजर्वायर, डबरीज इसमें आगे, या पॉन्ड हो गया, इसमें पूरा का पूरा आगे क्या हो, जब जमा होता है तो अपने साथ साथ क्या लेके आता है, सिल्ट भी लेके आता है। दिस वाटर आल्सो ब्रिंग विथ इट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्ट एंड क्लेज। इफ द प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, रिजर्वायर गेट सिल्टेड एंड देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज considerably reduced। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं क्या कि अगर यहाँ पे इसका केयर मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, कोई भी ये रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में हर साल क्या आता है, वाटर बह के आता है मानसून के कारण, जो बारिश होती है उसका पानी, लेकिन क्या हो, हर साल यहाँ पे धीरे धीरे सिल्ट अगर जमा होते जाए तो क्या होगा, इसकी जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाएगी, किसकी, इस टैंक की या रिजर्वायर की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं या सिल्ट डिपोजिशन है या इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ये क्या होता है, इसका जो डेप्थ है उसको क्या कर देता है, डेप्थ को कम कर देता है। डेप्थ ऑफ रिजर्वायर, डेप्थ ऑफ टैंक इसको कम कर देता है, जिससे यहाँ पे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, बारिश का पानी आता है, वो बहुत जल्दी क्या होता है, हमको दिखाई देता है कि ये बहुत जल्दी फिल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे जो है सिल्ट डिपोजिशन के कारण इसकी जो कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर चले जाता है, जिससे वाटर लॉस हो रहा है। जितना अमाउंट हमको यहाँ पे स्टोर करना था वो नहीं हो पाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, lowering of the underground water table। If the surface runoff is allowed to go on unchecked, the quantity of water that should infiltrate into the soil is very much decreased। यदि सतही अपवाह को अनियंत्रित रूप से जारी रहने दिया जाए तो मिट्टी में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जब बारिश या फिर रेनफॉल जब होता है, तो रेनफॉल होने के कारण हम क्या देखते हैं, यहाँ पे सरफेस रन ऑफ क्रिएट होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, सरफेस रन ऑफ इसको बोला जाता है। अब ये जो सरफेस रन ऑफ है
वो अगर क्या हो, एक्सेस अमाउंट में हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो अफेक्ट करता है। इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। और इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस होने के कारण जो वाटर टेबल जो हमको दिख रहा है ज़मीन के नीचे, वो क्या होता है, जब पानी यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है, तो ये वाटर टेबल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। वाटर टेबल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लोअरिंग ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टेबल किसके कारण हो रहा है, आपके इरोजन के कारण ही इनडायरेक्टली हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे जो मेन है वो है, इस मैकेनिक्स को आप बता दें तो यहाँ पे सॉइल इरोजन में हमने दो टर्म्स हमको देखना है, वो है इरोसिविटी और इरोडिबिलिटी। ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने बताया था। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। इरोसिविटी कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ द लैंड टू कॉज इरोजन। पहले ही डिस्कस किया हुआ है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मैंने बताया है। इट इज अ फंक्शन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सॉइल इरोजन इन्वॉल्व्स वर्क और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्या होता है, मृदा अपरदन में कार्य या ऊर्जा का व्यय शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉइल एग्रीगेट्स, स्प्लैशिंग देम एंड subsequently carrying them with run off। मिट्टी के समुच्चय को तोड़ने और बाद में उन्हें अपवाह के साथ ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब एनर्जी किसके लिए जरूरत पड़ेगी, तो सॉइल पार्टिकल्स को क्या करना, ब्रेक करना, डिटैच करना, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो कौन देता है, तो हमको कौन सा एजेंट दे रहा है, वो रेन दे रहा है। नेक्स्ट क्या देते हैं, द रेन ड्रॉप्स व्हाइल फॉलिंग एक्वायर काइनेटिक एनर्जी एंड द impact of falling acquire kinetic energy on impact of the kinetic energy is used up in detaching the soil particles। यहाँ पे क्या देखते हैं, वर्षा की बूंदें गिरते समय गतिज ऊर्जा प्राप्त करती हैं और टकराने पर गतिज ऊर्जा का उपयोग मिट्टी के कणों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, तो जब बारिश होता है तो बारिश होने के कारण क्या होता है, जो हमारा मिट्टी है वो क्या होता है, तेजी से यहाँ पे टूट सकता है, टूटता है, और टूटने के कारण क्या होता है, यही जो ऊर्जा है वो क्या करती है, उसको फ्लो कराती है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन स्प्लैश इरोजन and transportation by surface runoff as splash impact partially seal the soil surface and increase runoff। In field condition, erosion is mainly depend upon splash erosion। स्प्लैश अपरदन और सतह अपवाह द्वारा परिवहन के बीच एक अंतःक्रिया होती है, क्योंकि स्प्लैश प्रभाव आंशिक रूप से मिट्टी की सतह को सील कर देता है। स्प्लैश प्रभाव आंशिक रूप से मिट्टी की सतह को क्या कर देता है, सील कर देता है और अफवाह को बढ़ाता है। मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ से रेनफॉल हो रहा है, यहाँ से क्या हो, सॉइल पार्टिकल्स टूट के दूसरी जगह बाउंस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर में जमा हो रहा है ये सॉइल पार्टिकल्स। इसी कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सॉइल है, इम्पैक्ट
surface runoff as splash impact partially sealed the soil surface। इसी कारण ये पूरे पूरे सॉइल सरफेस को क्या कर देता है, पार्सली सील्ड कर देता है, पार्शली क्या कर देता है, सील कर देता है। और पार्शली सील करने के कारण क्या होता है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वाटर जो होना था, इन्फिल्ट्रेशन होना था, ये जो प्रोसेस होना था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, अब बहना चालू होगा। वाटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है तेजी से बहना, मतलब सरफेस रन ऑफ को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। इन फील्ड कंडीशन इरोजन इज मेनली डिपेंड अपॉन स्प्लैश इरोजन। तो ऐसी स्थिति हम क्या देख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में इरोजन जो होता है मेनली किसके कारण होता है, स्प्लैश इरोजन के, स्प्लैश इरोजन। अब ये जो स्प्लैश इरोजन होता है वो क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन। मतलब वाटर इरोजन के जब फॉर्म्स में हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि स्प्लैश इरोजन क्या होता है। बेसिकली आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इरोडिबिलिटी देखते हैं। इरोडिबिलिटी इज डिफाइंड एज द वल्नरेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सॉइल टू इरोजन, बता चुका हूँ, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। And it is function of both physical characteristics and of the soil and land management practices. For given rainfall condition, one soil condition can be compared quantitatively with the other. Depends upon the physical properties of the soil, land and crop management adopted. Erodibility varies with soil texture, aggregates stability, shear strength, infiltration capacity and organic matter contained of the soil. ओके, हिंदी में देख लेते हैं। अपरदनशीलता को अपरदन के लिए मिट्टी की वैधता या संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मिट्टी और भूमि प्रबंधन प्रथाओं की भौतिक स्थितियों दोनों का एक कार्य है दी गई वर्षा की स्थिति के लिए। एक मिट्टी की स्थिति की तुलना दूसरे के साथ मात्रात्मक रूप से की जा सकती है। देख सकते हैं कि क्वांटिटी के हिसाब से हम मात्रात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि एक मिट्टी जिस सेकंड मिट्टी से कितना अच्छा है, नहीं है। मिट्टी के भौतिक गुणों, भूमि और अपनाए गए फसल प्रबंधन पर निर्भर करता है। ये क्या डिपेंड्स अपॉन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, किस पर डिपेंड करता है, लैंड और क्रॉप मैनेजमेंट पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है, जो हम अपना रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं। मिट्टी की बनावट, समग्र स्थिरता, अपरूपण शक्ति, घुसपैठ क्षमता या मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ सामग्री के साथ क्षरण क्षमता भिन्न होती है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से यहाँ पे क्षरण क्षमता होती है। तो इसी को क्या बोला गया, इरोडिबिलिटी या अपरदनशीलता बोला गया है। नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस दिख रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इरोजन, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और अगर एग्जाम में हो तो आप ये डायग्राम बना देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये देख सकते हैं, आगे देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में हम क्या कवर करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, इसको हम क्या करेंगे, लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो को, और क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। कॉम्पिटिटिव के हिसाब से देखें तो पीएससी में क्वेश्चन इरोजन से आता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, जो स्टेट पीएससी होता है रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। और अगर देखें यहाँ पे तो जो
सन ड्राइंग है या सोलर ड्राइंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए। तो वीडियो यहीं पे आज एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।